अस्सलाम वालेकुम शहजाद भाई। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम बैक। जज़ाकल्लाह खैर फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। सर ये तो चलता रहेगा अब तो आप हमारे रिकरिंग गेस्ट हैं, जैसे रिकरिंग रेवेन्यूज होते हैं ना, क्योंकि आप हमें रिकरिंग व्यूज़ देंगे इंशाल्लाह, और क्वालिटी व्यूज़ आएंगे क्वालिटी लोगों के साथ। आज जो टॉपिक है हमारा वो बेसिकली आपकी कुछ पर्सनल प्रेजेंटेशन है जो आप अपने वर्क प्लेस में भी देते हैं, और आई वेंट थ्रू दो स्लाइड्स, तो मैंने कहा यार ये भी एक कंटेंट है और हमें वाई डोंट वी टॉक अबाउट इट पब्लिकली, ताकि हम सबको फ़ायदा हो इस चीज़ का। सबसे पहली बात तो ये, आपने एक स्लाइड मैंने देखी थी, उसमें लिखा है कि कैजुअल, रीडिफाइनिंग कैजुअल, कैजुअल इज़ अ माइंडसेट फॉर सक्सेस। जो हम स्मार्ट कैजुअल या कैजुअल क्लोथिंग कहते हैं, अच्छा कैजुअल कैसे सक्सेस हो सकता है माइंडसेट? क्योंकि हम बेसिकली बोलते हैं कि जितना फॉर्मल हो गए, जितना स्टिल्टेड हो गए, जितना प्रोफेशनल हो गए, उतना ज़्यादा सक्सेस ओरिएंटेड हो गए। आप कह रहे हैं कैजुअल इज़ द सक्सेस माइंडसेट, व्हाट्स दैट? तो एक्चुअली मैंने जो एक्चुअली पोस्ट थी मेरी, आई एम वेयरिंग अ ब्लैक टी शर्ट एंड आई एम वेयरिंग जीन्स एंड अब्बा के साथ मैं उस दिन वॉक करने गया था। तो उसमें लिखा था कि कैजुअल इज़ नॉट अ ड्रेस कोड, इट्स अ माइंड सेट। तो कैजुअल सक्सेस नहीं है। बताना मैं चाहता हूँ कि लोग बहुत सारे बिजनेस कैजुअल को समझते नहीं हैं। कराची ऑफिस में बहुत सारे लोग चप्पल पहन के घूमते हैं और ऑब्वियसली बड़ा बुरा लगता है। माशाल्लाह से नमाज आई कैन रिलेट। के एहतमाम करना कोई बुरी बात नहीं है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये जो कैजुअल माइंडसेट है ना, ये सिर्फ ड्रेस कोड नहीं है, ये माइंडसेट है। तो मैं बताना बस लोगों को ये चाहता हूँ कि कैजुअल माइंडसेट किस तरह से ट्रांसलेट करता है आपके ड्रेस कोड को, या आप यूँ कह लीजिए कि आपका ड्रेस कोड बिकॉज ऑफ योर कैजुअल माइंडसेट कैसे आप इम्पैक्ट करता है आपके काम को। आप देखिए यूनिफॉर्म का जो कॉन्सेप्ट है मिलिट्री के अंदर, स्कूल्स के अंदर, वो क्या पैदा करता है? डिसिप्लिन पैदा करता है। मैं पर्सनली ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, खुद भी ऐसे ही हूँ, कि जो पसंद करते हैं कि अगर रात में भी कपड़े पहनने हैं आपने तो वो इस्त्री वाले कपड़े हों, ठीक है? क्योंकि यू आर गोइंग फॉर समथिंग यू गोना एंजॉय, राइट? यू गोना स्लीप एंड जो भी आपका मामला, यू शुड नॉट स्मेल बैड व्हेन यू आर गोइंग टू बेड, whether you're sleeping alone or you're going to sleep with your wife, you should be prepared for it, right? तो ये जो माइंडसेट है ना, उसके ऊपर वो पोस्ट थी कि कैजुअल जो है वो एक माइंडसेट है, वो ड्रेस कोड नहीं है। तो व्हेन आई एम आस्किंग यू टू ड्रेस प्रॉपरली, और आई एम आस्किंग यू इज के चेंज योर माइंडसेट, एंड योर माइंडसेट इज गोना बी इंशाल्लाह मेकिंग यू सक्सेसफुल। एक्चुअली बड़ी मज़े की किताब है 5 AM क्लब, उसमें वो कहता है माइंड सेट, हार्ट सेट एंड सोल सेट। ओके। तीन वर्ड्स यूज़ करता है वो उसके अंदर। रॉबिन शर्मा की वो क्या? रॉबिन शर्मा की किताब है। तो उसमें वो कहता है कि एक माइंड सेट है, एक हार्ट सेट है और एक सोल सेट है। तो आप अपने आप को ना हमेशा ऐसे ही लोगों से सराउंड करते हैं जिनका माइंड सेट, हार्ट सेट और सोल सेट मैच करता है। आप अपने आप को दूर रखते हैं ऐसे लोगों से, और रखना चाहिए जिनसे आपका माइंडसेट, हार्ट सेट और सोल। तो अगर आपने अपना माइंडसेट चेंज करना है ना, तो आप देखें किसका माइंडसेट वो है जो आप बनना चाहते हैं। जैसे एसोसिएट योरसेल्फ विद दोज इंडिविजुअल्स। उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग इत्तेफाक हुआ मेरे अपने साथ हुआ। एट वन पॉइंट मैंने फैसला किया कि मैं क्वालिटी लोगों के साथ उठूँगा बैठूँगा। बहुत मुश्किल हुई मुझे। उसकी वजह ये नहीं थी कि मेरे इर्द गिर्द क्वालिटी के लोग नहीं थे, क्वालिटी के लोग भी तो यही सोचते हैं तो मेरे अंदर ऐसी क्वालिटीज़ ही नहीं थी। तो मुझे एहसास हुआ इस बात का कि मुझे अपने अंदर बेतहाशा अच्छी क्वालिटीज़ डालनी पड़ेंगी, जिसकी वजह से क्वालिटी के लोग भी मुझे अपने साथ उठने बैठने पे ताकि टू वे प्रोग्रेस हो, फील करें, सही बात। तो हमारे यहाँ जो ना वर्ड जो है फ़ायदा, इसका मतलब होते हैं पैसे। मुझे बहुत देर में समझ में आई बात कि कोई आदमी मुझसे कहता है सर इसका फ़ायदा क्या है, तो मैं उनको उसके फ़वाइद बताने लगता था। फिर बाद में समझ में आया नॉन-मॉनेटरी टर्म्स में जी बिल्कुल, कि लोगों का मतलब फ़ायदे का होता है पैसे, कि अगर आप माइंडसेट चेंज लेंगे तो पैसे कैसे बढ़ेंगे। तो मैंने उनको अपने बारे में बताया कि देखें, जब आप किसी जगह जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी शादी में जा रहे हैं या आप किसी से मिलने जा रहे हैं और आप एक ख़ास तरीके से तैयार होते हैं, तो आप उस जगह पे जाने के लिए मेंटली और फिज़िकली तैयार हैं। बहुत सारे लोग हैं, दावतों में बुलाता हूँ मैं उनको, एक ही दफ़ा बुलाता हूँ, दूसरी दफ़ा नहीं बुलाता। वो लिटरली जो जिम के कपड़े में पहन के आ जाते हैं, नेक्स्ट टाइम नहीं बुलाता मैं उनको, बिकॉज दैट टेल्स मी कि दे आर नॉट रेडी। अच्छा, आप ये चीज़ मैंने सीखी कहाँ से? मैंने ख़वातीन से सीखी, अपनी अम्मा से सीखी।
आपने कभी कोई बेढंगे कपड़े पहनी हुई खातून देखी है? नहीं देखी होंगी। उनके कपड़े हमेशा फिट। And this is the reason they take a lot of time before एब्सोल्युटली, getting to somewhere. एब्सोल्युटली। आप देखिए उनके कपड़े, उनकी शलवार कभी लंबी नहीं होगी, उनके शर्ट कभी लंबी बहुत नहीं conscious होगी, होती हैं. बहुत कॉन्शियस। व्हाई? और व्हाई वी एज मेन आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन लुकिंग एट आवर वुमेन? बिकॉज दे मेक श्योर कि वो अपने आप को इस तरह से रखें कि आप उस तरफ अट्रैक्ट हों। अल्लाह का कानून देखें। अब मैं कहूँगा तो शायद कुछ लोगों को अच्छी ना लगे बात, लेकिन मैं बहुत मोहब्बत से और बहुत दिल से आपको एक बात बता रहा हूँ कि अल्लाह ताला का कानून ये है कि अल्लाह ताला ने जो जोड़े बनाए ना मेल फीमेल में, और हम सिर्फ जानवरों की बात कर लेते हैं फिलहाल ताकि लोग अफेंड ना हो, उसमें जो मेल जोड़ा है ना वो खूबसूरत बनाया अल्लाह ने, और फीमेल जोड़ा उतना खूबसूरत नहीं होता। आप मुर्गे को देख लीजिए और मुर्गी को देख लीजिए, आप बकरे को देख लीजिए और बकरी को देख लीजिए, चौड़ा चकला मुर्गा होता है। आप शेर को देख लीजिए और शेरनी को देख लीजिए। हाँ, ये आप वैसे कोई सा भी मेल बर्ड उठा लें और आप कोई भी फीमेल बर्ड उठा लें, आपको हैरानगी होगी अल्लाह ने मेल के अंदर बाकायदा जो खूबसूरती के एलिमेंट है ना वो शामिल किए हैं। वो जैसे मर्दाना वजाहत की बात की जाती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे देखें बहुत सारे लोग जो है ना खूबसूरती को, या जो आपने वर्ड यूज़ किया वजाहत, या मैं एक और वर्ड यूज़ करता हूँ उर्दू में, उसको बोलते हैं जमाल। ठीक है, जमील और जमाल, हसीन और जमील वगैरह। हाँ। बिल्कुल। तो देखें हुस्न में और जमाल में फ़र्क क्या है। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा जाता था कि ही वाज समबडी व्हेन यू लुक एट हिम यू डू नॉट वांट टू रिमूव योर आइज ऑफ ऑफ हिम। आप उनको टिकटिकी बांध के देखना आपको अच्छा लगता था। आप कभी जुनैद जमशेद साहब मरहूम से मिले हो तो आपको एहसास हो, मैंने जब पहली दफ़ा उनको देखा है खुतबे में दौरान अमेरिका आए थे, तो मुझे एहसास हुआ कि जमील क्या होता है। मैंने रसूल वसल्लम के बारे में पढ़ा था कि रसूल वसल्लम जमील थे, लेकिन जाहिर सी बात है मैं तो रसूल वसल्लम को नहीं देखा, लेकिन मैंने कभी ऐसा इंसान भी नहीं देखा था कि वो माशाल्लाह से ऐसा इंसान थे जुनैद जमशेद मरहूम साहब कि उनको देख कर ना दिल चाहता था उनकी तरफ देखते रहें। तो हुस्न बैलेंस है, जमाल या जमील होना जो ना उसके अंदर कुछ ऐसी अट्रैक्शन है कि आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते। सही। तो ये जो माइंडसेट है इस पे बहुत फोकस है मेरा कि यू नीड टू बी रेडी टू वेर एवर यू आर गोइंग टू डू समथिंग, और अगर आप उसके लिए तैयारी नहीं करेंगे फिजिकली तो मेंटली भी तैयार नहीं होंगे। जैसे मैंने आपसे कहा था ना, सक्सेस जो है वो साइंस है, ठीक है, फुलफिलमेंट आर्ट है। सक्सेसफुल होना साइंस क्यों है? बिकॉज उसकी प्रीरिक्विजिट है, आप वो कर लीजिए तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। और पहले भी मैंने आपसे जिक्र किया था रॉबिन विलियम्स के बारे में कि बड़ा सक्सेसफुल एक्टर था। एट पीक ऑफ हिज करियर ही डिसाइडेड कि ही इज़ नॉट गोना बी अ कॉमेडियन, ही वुड लाइक टू बी रिकग्नाइज्ड एज समबडी हु नोज एक्टिंग, और उसने फिर गुडविल हंटिंग जैसी मूवीज बनाई एंड ही वाज वेरी सक्सेसफुल एट इट। लेकिन आप देखें पैसा बहुत होना, बेहतरीन खूबसूरत बीवी होना, बच्चे अच्छे होना, सब कुछ है आपके पास, ही सक्सेसफुल बट फुलफिल्ड नहीं था। आखिर में अपने आप को फांसी लगा के मार लिया। सही बात। तो ये जो माइंडसेट है ना इसको हल्का लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। चाहे आप प्रोफेशनल हैं या आप प्रोफेशनल नहीं हैं, बिजनेसमैन हैं, इफ़ यू हैव द राइट माइंडसेट यू विल डू वेल। मुझे ऐसा लगता है कि जो ड्रेस कोड है ना that defines a lot about who you are as a person. मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनसे बहुत दूर रहता हूँ बिकॉज वो बहुत ज़हीन है, बहुत अच्छे स्किलफुल हैं, लेकिन उनका जो ड्रेसिंग सेंस है ना दैट टेल्स मी के दे आर कैजुअल इन लॉट ऑफ थिंग्स। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ जिनका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है और बहुत सक्सेसफुल है, और आई एंड अप relating to those individuals. जैसे फॉर एग्जाम्पल कहते हैं ना कि never believe in a skinny chef. Right? What's wrong with that approach, right? एक आदमी इतना फिट आ रहा है और वो कहता है मैं शेफ हूँ, उसको खाने का शौक है, ऐसा कैसे मुमकिन है? ऐसा कैसे हो सकता है? सही बात है। He doesn't believe in himself. Absolutely. या मुझे आके कोई इतने बड़े पेट वाला आदमी फिटनेस के बारे में बताए, राइट? He doesn't walk the talk, इसका मतलब है। Absolutely. तुम पता नहीं क्या कह रहे हो। हाँ और ये है बहुत बड़ा। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि चलो सही है, कोई ऐसा खुदा ना खास्ता कोई बीमारी है या कुछ है जिसकी वजह से आपका मसला है, लेकिन आपके पास विजडम है और आप वो कर सकते हैं। कुछ ऐसे कोचेज़ हैं जो करते हैं,
लेकिन अगर आपके कंट्रोल में है वो चीज़ केटर करना और एड्रेस करना और आप नहीं कर रहा है, तो ये फिर एक, यहीं पे मैं दूसरे पॉइंट पे आऊँगा, प्रोफेशनलिज्म का मसला है। तो हम बहुत दफ़ा जो हम प्रोफेशनलिज्म की बात करते हैं, हम वॉकिंग द टॉक की बात कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ प्रोफेशनलिज्म को ना किसी और वे में लिया जाता है। थोड़ा सा बड़ा क्या कहते हैं, स्टिल्टेड इन्वायरमेंट होगा, जो लीडर होगा वो बेसिकली बॉस ज़्यादा होगा, वही जो हमने लास्ट पॉडकास्ट में बात की थी कि ही इज़ ओनली फोकस्ड ऑन गेटिंग द वर्क डन। जी लेकिन इसके बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। जी जी तो व्हाट बिल्कुल। अबाउट द प्रोफेशनलिज्म, कि जी हाउ जी अ पर्सन इज़ कॉल्ड अ ट्रू प्रोफेशनल? तो देखिए, प्रोफेशन जो है, जब भी हम बात करते हैं, चाहे वो आईटी रिलेटेड हो या नॉन आईटी रिलेटेड हो, बात ये कि इट्स अ ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप, जिसमें एंड गोल ये है कि आपको किसी तरह की सर्विसेज चाहिए और हम आपको सर्विसेज प्रोवाइड करें जिसके एक्सचेंज में आप हमें पैसे देंगे या हम आपको पैसे देंगे, राइट? दैट्स व्हाट इट इज़। तो जो क्राफ्ट है वो एक्सेलेंट होना, उससे बिलो किसी को भी पसंद नहीं है, बिल्कुल। right? So when you are a true professional, whatever the profession you are in, your craft has to be very good. हम्म। बात जो बिहेवियर की आ जाती है ना, जब आप टीम के साथ काम करते हैं, कस्टमर के साथ काम करते हैं, यू नीड टू बी प्रोफेशनल। तो अक्सर आपने सुना होगा, मैं कहता हूँ कि यू हैव, आई एम फ्रेंडली टू एवरीवन, फ्रेंड्स टू नो वन, कि दोस्ताना रवैया रखना और दोस्ती करना, इसमें फ़र्क क्या है? जब आप दोस्ती करते हैं तो रूल्स डिफाइन करते हैं, दो दोस्त, कि मैं तुमसे अबे तबे करके बात कर सकता हूँ, जबकि अगर आप मेरे दोस्त हैं तो आप मुझसे अबे तबे करके बात नहीं कर सकते। मैं कभी आपसे तू तड़ाक नहीं कर सकता। मुझे ऐसे लोग पसंद ही नहीं है जो बहुत ज़्यादा कैजुअल हो जाते हैं। इसी वजह से बिजनेस जो है वो रूल्स डिफाइन करेगा सही। रिलेशनशिप के, कि किस वक्त हम तुम्हें पे करेंगे और किस वक्त में नहीं पे करेंगे, और तुम्हारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए। तो प्रोफेशनलिज्म इज वेरी सिंपल, कि आप अपना दोस्ताना रवैया रखें लेकिन आप दोस्ती ना करें, क्योंकि फिर दोस्ती हो जाएगी तो रूल्स बिजनेस के नहीं होंगे, फिर दो दोस्तों के होंगे। तो जो बहुत स्टिफ किस्म का एनवायरनमेंट है, अगर आप कहेंगे प्रोफेशनल एनवायरनमेंट ये होता है कि बहुत स्टिफ है, तो दैट मीन्स कि अब आप उसको एक्सट्रीम लेवल पे लेके जा रहे हैं, कि आप दोस्ताना रवैया समझ ही नहीं रहे, या आपने बिल्कुल अपने आप को कैजुअल कर दिया कि आप अभी तभी पे आ गए, तो दैट मीन्स कि वही बात आ गई कि अब आप दोस्ती कर रहे हैं। तो थोड़ा सा बैलेंस क्रिएट करना है कि आप फ्रेंडली रहें, मुस्कुराएं, कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाए तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मिल के कोशिश करें, मशवरा करें, राइट? और फिर अग्री कर लें कि इस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया जाए। तो प्रोफेशनलिज्म इन माय सिंपल वर्ड्स इज be friendly to everyone, friends to no one. It's a professional relationship, transactional relationship. Have clarity कि काम होगा तो रिलेशनशिप है, काम नहीं होगा तो रिलेशनशिप नहीं है। और मेरा ख्याल से जैसे मैंने कुछ ऐसे प्रोफेशनल लोग देखे हैं जिन्होंने मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट किया है। मेरे लिए शायद ये मतलब है कि आप हालात और वक्त के साथ कितना मोल्ड कर सकते हैं अपने आप को, जस्ट टू गेट द वर्क डन। सही है, जो कि इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं आपकी लाइफ में। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल जो कि सोफिस्टिकेटेड है, तो इतने सोफिस्टिकेटेड हैं कि कोई हद नहीं है। आप सोचेंगे भी नहीं कि यार ये बिल्कुल लोअर स्ट्राटम ऑफ सोसाइटी पे आगे जब बात करते हैं तो बिल्कुल उन्हीं की तरह बात करते हैं। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं, और सेल्स में ऐसे अच्छे खासे लोग मौजूद हैं, और जो अपर लेवल्स पे होते हैं, जो सेल्स हेड्स होते हैं ख़ास तौर पे, आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम दोज पीपल। कुछ ऐसे लोग भी हैं, ऐसे फॉर एग्जाम्पल हमारे एक बॉस था, वह गालम गलोच करता था, ठीक है। अब मैंने शिकायत कर दी उसकी कि यार अगर हमारे साथ गालम गलोच करा तो भाई मैं गाली सुन थोड़ी आया हूँ यहाँ पे। अब माँ बहन की गाली आप दोगे, मैं एक मल्टीनेशनल में काम कर रहा हूँ, एक्सक्यूज़ मी। तो मैंने उसकी शिकायत की एचआर से उसके बॉस से कर दी। उसके बॉस से बातचीत थी हमारी, हम डायरेक्ट उससे बात कर सकते थे। तो उसने उसको बुलाया मेरे सामने, बोलते गाली देने मज़ा आता है। तो क्यों बॉस, ऐसा क्या है? खैर उसके बाद जो मेरे साथ हुआ वो अलग बात है। लेकिन मैंने स्टैंड लिया। तो कहते हैं भाई वो जो बाहर काम वाम कर रहे थे मजदूर, जो बाहर मजदूर खड़े हुए ना, जो काम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी गालियाँ देते हैं और तुमसे बहुत अच्छे तलफ़ुज़ में दे सकते हैं, लेकिन इनमें और तुम्हें फ़र्क क्या रह जाएगा? फिर तुमने क्यों पढ़ा लिखा है? तुम इतनी बड़ी कंपनी में काम क्यों कर रहे हो? तुम्हें लीडरशिप पोजीशन क्यों दी गई है? तो यार फिर मैं भी तुम्हें इनकी जगह या उनको तुम्हारी जगह ले आता हूँ। फ़र्क रखा गया ना। तो ये, और जब मैंने उनको खुद कम्युनिकेट करते हुए देखा किसी गालम गलोच के साथ, किसी बंदे के साथ,
तो मैं खुद हैरान था कि यार ये बंदा इस लेवल पे आके कैसे बात कर सकता है, क्योंकि वो उस मौके की सिचुएशन वो मुनासिबत, क्योंकि कराची में आपको काम करना है तो कहीं ना कहीं आपको वो टेढ़ी उंगली से घी निकालना पड़ता है, तो वहाँ भी मैंने उनको ज़बरदस्त देखा, यहाँ भी ज़बरदस्त देखा। इनफैक्ट जो आपने चप्पल पहनने वाली बात की है वो बहुत ज़्यादा वो पिटारों के पड़े हुए थे, तो बहुत डिसिप्लिन थे। अब नीचे अगर हम जा रहे हैं तो एक सेठ कंपनी में था, तो ये अब बेसिकली हम लोग एक और जगह हमारी इंटरेक्शन हुई थी, तो नीचे जब मैं गया फाइनेंस में तो सारे चप्पल में घूम रहे हैं, क्योंकि मेमन कम्युनिटी ज़्यादा थी वहाँ पे ना, तो पाँचे ऊपर हैं चप्पलों में घूम रहे हैं, तो वो अक्सर जब नीचे जाते थे सबकी बजा के आते थे कि यार ये क्या है और इस तरह बात कर रहे हो, और जब मैं आऊँ तो सबको जूते पहनने चाहिए, सब कुछ पहनने चाहिए। तो मैं उनको समझ नहीं पाता था कि ये कर क्या रहे हैं। बाद में मैंने वक्त के साथ साथ नोटिस किया कि ये बेसिकली टारगेट ऑडियंसेस के हिसाब से अपने आप को केटर कर रहे होते हैं या फिर मोल्ड कर रहे होते हैं, क्योंकि इनको अपना एंड गोल का पता है मुझे क्या करवाना है इस बंदे से। तो ये मेरा ख्याल से मैंने उनसे सीखा है कि यार प्रोफेशनलिज्म शायद ये है कि आपको पता होना चाहिए आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, क्योंकि बहुत दफ़ा अगर आप किसी बंदे से जो आपके सामने वो लैंग्वेज नहीं समझ रहा और आप जनाब से बात कर रहे हो तो घी नहीं निकलेगा आपको उसी के लेवल पे आना पड़ेगा। हाँ शायद ये भी एक चीज़ है। हाँ बिल्कुल, यकीनन ऐसा हो सकता है। तो देखिए अच्छी टीम्स जो है ना, जब आप उनके अंदर 3 टीज़ पैदा करते हैं तो इस तरह के प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं। जैसे आप कहें कि भाई हमारी टीम वर्क है, इट्स वन टी, व्हाट डज दैट मीन, विल गो डीपर इनटू इट, एंड देन ट्रस्ट होना चाहिए और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। तो टीम वर्क कैसे होगा? अच्छा, टीम के अंदर जब भी बात होगी तो हमेशा एक लीडर होगा और बाकी उसके अंदर लोग होंगे। तो देखिए मैंने हमेशा आपसे कहा कि लीडर्स का काम क्या है? लीडर्स का काम है लोगों का ख्याल रखना, और लोगों का क्या काम है? काम का ख्याल रखना। नॉट नेसेसरीली जो लीडर है वो काम करने की सलाहियत वही रखता हो जो टीम मेंबर रखता है, राइट? लेकिन हो सकता है कि वो एक्सपीरियंस्ड हो सकता है कि उसकी जो बेस्ट कैपेबिलिटी वो ये है कि किस तरह से लोगों को मैं पिक करूं कि वो काम अच्छे से कर सकें और फिर वो काम करें, राइट? तो कभी भी कोई जो नई टीम बनाई जाती है उसमें अगर ये 3 एलिमेंट्स शामिल हैं तो वो टीम अच्छे तरीके से परफॉर्म करती है। उसमें टीम वर्क हो, विच मीन्स कि हर आदमी का रोल डिफाइंड हो, ठीक है, सबको ये पता हो कि मैं इस काम के लिए हूँ और मेरा काम मुख्तलिफ है दूसरे से। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बेहतर हूँ, ये बहुत बड़ा कि मेरा प्रॉब्लम है। काम मुश्किल है दूसरे का आसान है। शुरू जब मैं पाकिस्तान आना शुरू हुआ, मीटिंग्स में मैं इस तरह से लोगों से बात करता था कि जो काम आपको आता है वो मुझे नहीं आता, और मैं आपको ये खुशफहमी भी नहीं रखना चाहता कि ये काम मैं आपसे बेहतर कर सकता हूँ। लीड करना किसी टीम को, दैट डज नॉट मीन कि मुझे ये काम आपसे बेहतर आता है। हाँ, ये ज़रूर है कि एज अ होल मुझे पता है कि ये काम कैसे होगा, इसका आउटपुट क्या होगा, और आप अगर गड़बड़ करेंगे तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आप काम सही तरीके से नहीं कर रहे हैं। तो जब मैं शुरू का पार्ट कहता था ना कि ये जो काम आप करते हैं मुझसे ज़्यादा बेहतर करते हैं, आपको ज़्यादा बेहतर काम आता है, तो किसी ने अज़राए मजाक उस मीटिंग के अंदर मुझसे कहा, दस्तर फिर हमें तो वहाँ बैठना चाहिए जहाँ बैठे हुए। एंड दैट्स वेयर द प्रॉब्लम इज़ कि आपको अपनी जगह ही नहीं पता। आप हमेशा इस चक्कर में पड़े रहेंगे कि मैं दूसरे से बेहतर हूँ। आप अगर 5 फुट 6 इंच के हैं तो अपने आप को क्यों कंपेयर कर रहे हैं 6 फुट के आदमी से, या क्यों खुश हो रहे हैं 5 फुट आदमी से कि मैं लंबा हूँ? सही बात है। ये जो बहुत बड़ा इंसान का बोना होना है ना, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि आप अननेसेसरी अपने आप को उससे कंपेयर करें कि या तो वो आपसे बेहतर है ताकि आप खुद अपने आप को आप डिग्रेड कर लें, या खुद को फील कराने के लिए अच्छा आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं उससे जो आपसे कमतर है। वाई कैंट यू बी कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन? वाई कैंट यू एक्सेप्ट हु यू आर? देखिए, रश्क करना और हसद करना, जेलसी होना और एनवी होने में फ़र्क है। एक पॉजिटिव इमोशन है और एक नेगेटिव इमोशन है। आप कहें ये गाड़ी अल्लाह ने इसको दी है, अल्लाह मुझे भी दे, दिस इज़ एनवी, ये रश्क करना है। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद इट। ये बहुत प्यारी चीज़ है कि आप किसी की अच्छी चीज़ देखें, अच्छी क्वालिटी देखें, आप कोशिश करें कि वो क्वालिटी आपके अंदर भी आ जाए। आप किसी आदमी का स्किल देखें और आप कहें कि यार ये आदमी से मैं सीख लेता हूँ, या मैं भी सीख लेती कोशिश कर लेता हूँ। ये रश्क करना है, दिस इज़ एनवी, एंड आई थिंक एवरीबडी शुड बी एनवियस टू द गुड पीपल। दूसरा वाला मामला है जेलसी।
अल्लाह मैंने इसको गाड़ी दे दी, इसकी छिन जाए मुझे मिल जाए, इसको पोजीशन मिल गई, इसके बजाय मुझे मिल जाती, दैट्स अ नेगेटिव इमोशन, दिस इज नॉट अ टीम वर्क। टीम्स के अंदर अपना रोल समझना और दूसरे का रोल समझना दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, और इस बात की अहमियत को समझना कि जो उसका रोल है वो मैं नहीं कर सकता, वो बेहतर कर सकता है, इस वजह से उसको दिया गया है, बजाय इसके कि आप उसके रोल के बारे में क्रिटिसाइज करें, बताते रहें कि कैसे वो आदमी सही नहीं कर रहा। आप किसी को इनेबल ये करें कि वो आदमी अगर वीकर है उस रोल में तो आप उसको इनेबल करें, आप उसको उस रोल को बेहतर करने की अपॉर्चुनिटी दें, सपोर्ट करें, दैट्स डिफरेंट, राइट? तो टीम वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें जो अभी हम बैक स्टेज की बात कर रहे थे कि चलें ये हमने अपने आप को समझा लिया और हम डेली बेसिस पे समझा रहे हैं, लेकिन जो लोग हैं आसपास के जो आपकी ज़िंदगी हेल बना देते हैं, आप कंपेयर नहीं कर रहे अपने आप को। ये मैं अक्सर अच्छी खासी दफ़ा फिटनेस के मामलात में मैंने बोला है इसमें। जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदा सही है, पहले से अच्छा इम्प्रूव कर रहा है, सब कुछ है, किसी ने आके बोल दिया यार इतने अरसे से जिम जा रहे हो, फ़र्क तो पड़ नहीं रहा, वो बेचारा सारा मोराल उसका गिर जाएगा। वो बोलेगा यार फ़ायदा क्या है, किसी ने मुझे बोल दिया, क्योंकि उसने कंपेयर किया तुम्हें किसी और से। तुम बेचारे अपने आप को कंपेयर कर रहे थे अपने प्रीवियस सेल्फ से एंड यू आर हैप्पी। तुमने ये देखा ही नहीं, आपने कहा ना तुम अपनी जगह का ही नहीं पता, तुम अपनी जगह से हिल गए, वो हिला के चला गया तुम अपनी जगह से। तुमने कहा सही तो कह रहा है, अब तुम जो कर रहे थे वो भी नहीं कर रहे, तो लोगों ने तुम्हें बेसिकली डिट्रैक्ट कर दिया जी। इस चीज़ को कैसे केटर किया जाए? जी, तो फाद आपको याद होगा वन ऑफ द मेन रीजंस व्हाई वी एंड अप कनेक्टिंग सो वेल एंड आई गॉट योर सर्विसेज, बिकॉज आप 3 चीज़ों पे फोकस करते हैं कि आप न्यूट्रिशन को देखते हैं, दूसरे की फिटनेस देखते हैं, और आप मेंटल हेल्थ के प्रोफेशनल भी हैं। एंड आई ऑलरेडी न्यू व्हेन आई वाज कमिंग टू पाकिस्तान कि मैं बहुत अरसे के लिए पाकिस्तान में होऊंगा एंड आई नीड टू फोकस ऑन दीज 3 थिंग्स, एंड आई वाज वेरी कॉन्शियस अबाउट दीज 3 थिंग्स इवन बिफोर कोविड टाइम। आई नो कि चैट जीपीटी के ज़माने में सबसे ज़्यादा जो सर्च किया गया है कीवर्ड वो मेंटल हेल्थ किया गया है, बट आई वाज वेरी कंसर्न अबाउट दिस फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। देखिए मिसाल मैं आपको इस तरह से देता हूँ कि बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि मैं फ़लाँ आदमी के फ़लाँ कहने की वजह से जो है ना ये चीज़ कर रहा हूँ। जैसे सड़क पे जा रहे हैं आप, किसी ने आपको साइड दी, बहुत सारे लोग करते हैं, अब आपकी उस पर लड़ाई हो गई, आपने मार कुटाई की, या तो आप पिट के आ गए या पीट के आ गए, फिर ऑफिस आके अब आपका मूड ख़राब है। आप गौर करें ना इस सारे बिहेवियर के बारे में, तो जो आपके अंदर है ना वो आप देते हैं बाहर, यू कैन ओनली गिव व्हाट यू हैव। तो अपने मेंटल हेल्थ पे ना काम करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल ऑफिस एनवायरनमेंट में कोई आदमी आपको प्रोवोक कर रहा है, कोई आदमी आपको डिग्रेड कर रहा है, आपके काम को डिग्रेड कर रहा है, एंड यू आर गेटिंग अनॉयड, व्हाई? बिकॉज यू डू नॉट नो हु यू आर, यू डू नॉट वैल्यू व्हाट यू हैव। मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, कई मीटिंग्स मैंने अटेंड की हैं जिसमें मैंने एक लफ्ज़ नहीं बोला, प्रोफेशनल मीटिंग्स हैं, बट आई कुड सी कि मीटिंग से पहले मीटिंग हो चुकी है, मीटिंग करने वाला फैसला कर चुका है, इस वक्त सिर्फ बताया जा रहा है, और हर आदमी जो आर्ग्यूमेंट पेश कर रहा है वो सिर्फ एक तरफ जा रहा है कि जो फैसला ऑलरेडी हो चुका है वो तो हो चुका है। सही बात है। तो आप मुझे बताएं कि अगर मैं अपने पास क्लैरिटी ना रखूं इस बात की कि ये किस डायरेक्शन में चीज़ जा रही, तो क्या करूँगा? अपनी एनर्जी वेस्ट करूँगा, टाइम और एनर्जी दोनों, और उसके बाद बाहर आऊँगा और फ्रस्ट्रेट होऊंगा। सही बात है। तो मुझे अपनी जगह का पता होना बहुत ज़रूरी है ना, कि वो जगह मेरी ऐसी है कि मेरे कुछ कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो मैं क्या करूँ? एन्जॉय करूँ, अपनी मेंटल हेल्थ को सेन रखूँ। सो लॉट ऑफ पीपल आस्क मी कि कैसे करते हैं मैनेज, तो मैं उनसे बस यही कहता हूँ कि मुझे अपनी जगह पता है। अपनी जगह पता होना बहुत ज़रूरी है। कभी कभार अपने जूनियर से बात करो ना तो वो नाराज़ हो जाते हैं, कहते हैं क्या मतलब है आपका कि अपनी जगह पता होनी चाहिए, बिकॉज ऑफ कोर्स दे आर यंग। उनको शायद लगता है मैं इसको ऐसी बात कर रहा हूँ कि उनको ये बता रहा हूँ कि भाई तुम तो कीड़े मकोड़े हो, तुम्हें तो कुछ नहीं पता। हाँ एग्जैक्टली राइट, एंड दैट्स व्हाट नॉट व्हाट आई एम टेलिंग देम। आई एम टेलिंग कि तुम अपनी जगह पता होनी चाहिए कि तुम्हारा वोट अगर टीम ले रही है और लेट्स से कि तुम्हारी टीम लीड कर रही है, तो वो इक्वल वोट नहीं है, बैलेंस ऑफ पावर का सीन है ना सारा। और आप देखें अगर आप खिलाफत को पढ़ें और खिलाफत देखें तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद अगर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को खलीफा चुना गया था तो कैसे चुना गया था? हज़रत उमर ने हाथ पकड़ा और कहा
मैं बैत करता हूँ अबू बकर की। इस वक्त तो रोना धोना बैन चल रहा है, पीपल आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया है। दिस इज वन एग्जाम्पल एंड दिस इज वन वे ऑफ सिलेक्टिंग योर लीडर, कि एक छोटा ग्रुप जो कि इंटेलेक्चुअली या बाकी ग्रुप के मुकाबले में ज़्यादा अहमियत रखता है, बिकॉज दैट पर्सन वाज मोर क्लोजर टू द बिजनेस ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दावत इस्लाम, पीपल फील कि ये लोग जो फैसला करेंगे वो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो क्या उस आदमी का वोट जिसने आज इस्लाम को कबूल किया वर्सेस उस बच्चे का वोट जो पहला बच्चा इस्लाम कबूल करने वाला बराबर होगा? नहीं होगा। इवन इन अ रिलेशनशिप कभी कभार ऐसा आपको महसूस होता होगा कि आपकी बेगम आपसे कहती होंगी कि आप हर चीज़ में बोलते हैं, या आपका हर चीज़ में ओपिनियन होता है, या रिवर्स भी होता है। मेरा रिवर्स है। हाँ, कि आप शायद कहते हैं कि बेगम आप हर चीज़ में बोलती हैं, क्योंकि देखिए आपको अपनी जगह नहीं पता। नहीं मेरी बेगम बोलती है, खैर मैं नहीं कहता, लेकिन मेरे भाई एक्सपेक्ट कर रही होती है तो मैं नहीं बोल रहा होता। अच्छा। तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि तुम यहाँ भी बोलो। हाँ, नहीं भाई, ये मेरी जगह नहीं है। हाँ, तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की अगर सेग्रीगेशन बहुत क्लैरिटी के साथ हो जाए तो especially with women, a lot of time they're just sharing with you, not necessarily asking for opinion or answer, right? हम उसको कहते हैं she's venting. No, she's not venting. उसके सोचने का तरीका just need a shoulder to cry हाँ, और उसका सोचने का तरीका ये है कि वो बोल के सोचती है। मतलब इस बात को समझने की जरूरत है। ऐसे ही कितने ज़्यादा मसले जो आसपास के जो इश्यूज हो रहे हैं जॉइंट फैमिली सिस्टम के, ये इसी वजह से हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा लड़के जो है ना इमोशनली इतने साउंड नहीं है कि उनको इस बात का अंदाज़ा हो कि जो बात हो रही है ना, वो ये नहीं कह रही जाओ अपनी माँ से लड़ो, वो ये कह रही मेरी सुन लो। बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ये कि कितने लड़के समझते हैं कि शायद ये अगेंस्ट जा रही है। ऐसा नहीं होता है। बहुत दफ़ा लोग भंड कर भी देते हैं, जाके बोल दिया किसी से, तो मैंने कहा भाई ना यहाँ की बात वहाँ, ना वहाँ की बात यहाँ। आप एक फलक्रम हो जिसको बस सी सॉ पे खेलते रहना है, सुनते रहना है और डाइजेस्ट करते रहना है, क्योंकि दोनों औरतें बेसिकली सिर्फ आपको बता रही हैं हम क्या सोच रहे हैं। वो ये नहीं कह रही जाके उसको बोलो इसको बोलो, लेकिन इसका बंदे का जो इमोशनली डिस्टेबलाइज होना होता है ना, वो मार देता है उसको। जी जी बिल्कुल। और आप देखिए, मैं अगर इस तरह की बातें करता हूँ ना, लोग बोलते हैं कि आप बहुत फेमिनिस्ट हैं, प्रो वुमेन है, वो जिनको मतलब नहीं पता होता वही ज़्यादा बोलते हैं। हाँ, तो मैं उनको समझाने की कोशिश करता हूँ कि देखें, डोंट कैटेगराइज ह्यूमन एज मेल फीमेल लाइक दिस। मैं बिलीव करता हूँ कि स्ट्रेंथ्स को ना समझने की ज़रूरत है, बिहेवियर को समझने की ज़रूरत है। जिस तरह से अल्लाह ने उनकी मशीन बनाई है, आपकी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। और उस मशीन की जो प्रोसेसिंग है वो भी वैसी नहीं है जैसे आपकी है। I'll give you an example and why I'm so vocal about this. Mashallah, we have about 100 women working in our organization out of 500 people. बहुत बड़ा नंबर है। और जो हमने देखा, ऑब्जर्व किया, वो ये कि बड़े डिसिप्लिन्ड ख़वातीन हैं और बहुत फोकस्ड हैं कंपेयर टू मैन, ठीक है, और इनका आउटपुट प्रोडक्टिविटी आदमियों के मुकाबले में ज़्यादा है। देखिए, अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि वो आपसे बेहतर हैं, मैं आपको सिर्फ एक बात बता रहा हूँ कि जो ऑब्जर्वेशन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यू विल एंड अप मीटिंग लॉट ऑफ लीडर्स दोज हु आर लेडीज, उनका स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट वर्सेस स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ अ मेल डिफरेंट है। थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं। साहबियाँ हैं, नुसैबा, ठीक है, शी इज़ अ वॉरियर, नोबडी नोज अबाउट दीज थिंग्स। हम बहुत बात करते हैं इस मुतालिक कि ख़वातीन लीडर्स नहीं हो सकती, ख़वातीन भी लीडर्स हो सकती हैं। ऑब्वियसली जिस बारे में बात की जा रही है कि ख़वातीन किस तरह की लीडर्स नहीं हो सकती, वो एक ख़ास डायरेक्शन है, एंड आई टोटली अग्री कि उम्मत को लीड करने वाली बात हो रही है, तो ठीक है। बट नुसैबा वाज अ लीडर, उनके भाई को कैप्चर कर लिया गया। शी क्रिएटेड अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल कि हम मतलब उनको बचा के लेकर आ जाते हैं, एंड शी एंड अप डूइंग दैट। शी इज़ अ वॉरियर, शी फॉट विद मेन। रीड अबाउट दीज लेडीज, कैसे हुआ, क्या ट्रेनिंग थी उनकी। सही बात है। पॉइंट इज दिस, क्या उनका मैनेजमेंट स्टाइल और आदमी का मैनेजमेंट स्टाइल सेम होगा? नहीं होगा। वाई? बिकॉज दे थिंक डिफरेंटली। फॉर एग्जाम्पल, मुझे किसी ने कहा यार हमारी ये टीम लीड है ना, ये बोलती बहुत है। तो मैंने कहा डू यू अंडरस्टैंड वाई? उन्होंने कहा खातून है ना। मैंने कहा नहीं, जिस तरह तुमने कहा, हाँ, मैंने कहा जिस तरह तुमने कहा ना, इसमें इज्जत शामिल नहीं है। इसमें इज्जत आ जाएगी, मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे आएगी। मैंने उससे कहा देखो, नंबर 1, ख़वातीन ना बोल के
हाँ, सोचती हैं. they just blurt it out. So when she's thinking, what she's doing is not asking for you to give her opinion. She's just repeating with you what is going on in her head. अल्लाह ने तुम्हें जो ना सलाहियत नहीं दी मल्टी थ्रेडिंग की कि तुम एक वक्त में ना 5 चीज़ों के बारे में सोच सको एज अ मेल. ख़वातीन के पास ये सलाहियत होती है. मैंने कहा तुम्हें अंदाज़ा है कि जब तुम घर जाते हो तुम कहते हो कि मुझे थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, और वो आके कहती हैं क्या सोच रहे हो. तुम्हें समझ ही नहीं आता कि इसको क्यों नहीं समझ में आ रहा कि मैं कुछ नहीं सोच रहा. मैंने कहा ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है. इसका पूरा स्टैट्स डेटा मौजूद है कि आम तौर पे लड़ाइयाँ मियाँ बीवी की, जो वर्किंग वुमेन एंड वर्किंग मेल हैं, वो घर पहुंचने के पहले आधे घंटे में होती है, क्योंकि तुम माइंडसेट से आ रहे हो कि मैं कुछ नहीं सोचना चाहता. Give me space. Give me space, and you don't need a lot of space. You just need 1 To hour, be yourself, maybe half an hour, whatever. वो बेचारी एक वक्त में ना 5 चीज़ों के बारे में सोचती है, एंड उसको समझ ही नहीं आ रहा कि ये आदमी कैसे कह रहा है कि मैं किसी के बारे में सोच रहा. इसका मतलब मुझसे नाराज़ है. पूछती भी है तुमसे क्या मेरे बारे में सोच रहे हो, राइट. उससे नाराज़ हो एंड यू लाइक तो समझ में क्यों नहीं आ रहा. आई एम ब्लैंक. शी डज नॉट अंडरस्टैंड दैट मैन कैन गो ब्लैंक. They cannot understand it. Daughters relationship, wives relationship, team lead relationship. समझने की ज़रूरत है कि वो तुमसे एडवाइस नहीं मांग रही, वो तुम्हें बता रही है वो सोच क्या रही है, उसके प्रॉब्लम्स क्या हैं टीम को सॉल्व करने के. सुन लो खामोशी से बैठ के. एंड व्हेन शी सेज व्हाट डू यू थिंक, ओनली देन यू से अच्छा भाई मेरा ये ख्याल है. So implement this at home, implement this with your daughter, implement this with your wife, your mom, your sister, and with your team member along with your team leads. ये तो बड़ा फैक्ट है और मैं खुद ऑब्जर्व कर चुका हूँ इस चीज़ को. ज़ाहिर है क्योंकि मैं अपनी बेगम से अक्सर बोलता हूँ. एक मूवी थी बहुत पुरानी, मुझे याद नहीं, बॉलीवुड की मूवी थी, मेरे ख्याल से बॉबी देओल की मूवी थी शायद. मुझे उसका एक डायलॉग हमेशा याद रहा क्योंकि हम कज़न्स आपस में बैठ के देखते थे कि जहाँ पे इसकी सोच ख़त्म होती है वहाँ पे मेरी सोच शुरू होती है. तो मैं अक्सर बेगम से कहता हूँ कि तुम्हारे साथ ये सीन है कि जहाँ मैं सोच भी नहीं सकता ना, जिन खलाओं में मैं जा भी नहीं सकता, तुम वहाँ पहले से पहुँची हुई होती हो और तुम 2 हाथ आगे सोच रही होती हो और तुम वर्स्ट केस सिनेरियोज भी लेकर आ जाती हो जो मैं नहीं सोच सकता, क्योंकि वो ओवर थिंकिंग की कैपेसिटी है. अच्छा वो चीज़ हेल्प भी करती है मेरी कि हाँ यार ये चीज़ मेरे जहन में नहीं थी. ख़ास तौर पे यासिर भाई से अक्सर मेरी बात होती है इस बारे में कि यार क्योंकि सना और यासिर का रिलेशनशिप ऐसा है कि भाई बोलते हैं कि मेरे साथ कोई खातून का अगर इंटरेक्शन हो रहा होता तो मैं पहले वेरीफाई करा लेता हूँ सना से कि भाई कोई मसला तो नहीं है, ग्रीन सिग्नल है, और फिर मैं आगे चलता हूँ. चलें वो तो वोकल है, मेरी वाली थी वोकल नहीं है, लेकिन यह है कि वो एक हद तक जाने देती चीज़ों को, लेकिन जहाँ उसको थोड़ा बहुत लगता है ना, बोलती फाद जरा देख के ये तुमने मैसेज किया ये थोड़ा सा उल्टा जा सकता है या इस बंदी ऐसे समझ सकती है. तो ऐसा हुआ भी है कि मैंने कहा हाँ यार ये थोड़ा सा गलत हो गया क्योंकि मैं तो कैजुअली फ्लो में निकल गया. तो आपका ग्रीन सिग्नल रेड सिग्नल भी वो बनी हुई होती है, प्रोवाइडेड अगर आप उस पर ट्रस्ट करते हैं. अगर आपकी सोची 2 नंबरी तो वो अलग बात है, फिर तो आप छुपाते फिरेंगे चीज़ों को. लेकिन अगर आप कहते हैं यार कोई ना कोई चेक रखने वाला है तो सही है. और दूसरी चीज़ जैसे आपने बात बताई ना वो डिसीजन मेकिंग की, अपनी जगह पता होने की. अच्छा ये मेरी पेरेंटिंग से भी एक वो आया है मुझे, एक जैसे मैंने आपको कहा था कि मेरी बेगम चाहती मैं इन्वॉल्व हूँ इन चीज़ों में. ये अगर मैं बैक ट्रैक करूँ कि मेरे अंदर क्यों नहीं है, क्योंकि मेरे अब्बा जो हैं, मेरे वालिद साहब जो हैं, वो जैसे जैक ऑफ ऑल और हर चीज़ करते थे, तो उनका एक हमेशा से बिहेवियर रहा है थोड़ा डोमिनेटिंग, कि वो हर चीज़ पे डोमिनेट करते थे. इतना कि घर का फर्नीचर कैसे आएगा, कौन सा आएगा, कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, घर की कोई चीज़ निकालनी है, बेगम को ज़्यादा पूछते नहीं थे वो. अच्छा मैं ज़ाहिर है दोनों से प्यार करते हैं हम लोग, देखते हैं ये सारा पैटर्न मैं देख के बड़ा हुआ कि यार अब्बा जो है ना हमारे किसी की सुनते नहीं है, जो आ गया बस ऐसी की तैसी. ये फ्रिज ख़राब हो गया निकाल दो, अब कितने में निकलेगा, कहीं फ्री में दे दिया किसी को, भाई बिक सकता है वो, आप फाइनेंसिस भी सही नहीं है लेकिन आपकी दोस्ती आपने किसी को ऐसी दयालु आपने दे दिया किसी को. घर में फर्नीचर आ रहा है भाई, शाम में फर्नीचर आएगा, ठीक है साथ चलेंगे. पता चला अब्बा फर्नीचर लेके भी आ गए. सही है, कालीन आएंगे, वो बेडशीट्स आ रही हैं, कुछ आ रही हैं, अब्बा लेकर आ गए, हाँ बस बिछा दो. मैंने ये देखा बीइंग वेरी क्लोजर टू योर मॉम, ज़ाहिर आप अपनी अम्मा के करीब होते हैं, तो मैंने उनके ग्रीवेंसेस चेक किए. वो ज़ाहिर है बहुत अल्लाह का शुक्र है हमेशा बड़ा हेल्थी रिलेशनशिप रहा है मेरे अम्मा अब्बा के बीच. लेकिन ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ मुझे समझ में आ गई थी कि यार ये मेरी अम्मा को खलता है कि यार ये डिसीजन मेकिंग ये मेरा डोमेन है, ये इनका डोमेन नहीं है, इनको बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि एस्थेटिक्स का ख्याल रखना सब कुछ करना मर्द नहीं सोच सकता. लेकिन हमारे पास सब करते तो ये भी करते थे.
ये शायद मेरी ट्रेनिंग वहां से है अच्छा। कि कुछ चीजें ऐसी हैं हाँ। जो मुझे अब लगता है कि कहीं हाँ। वो बोलती है मुझे घुसो इन हाँ। चीजों में, देखो हाँ। हाँ। मैं, ये तुम्हारा डोमेन है, ये हाँ। मेरा डोमेन नहीं है। हाँ। क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी अम्मी की ग्रीवेंसेस मेरे जहन में है कि यार हाँ। औरत बाद में पछताती है कि यार हाँ। मैंने ना इस बंदे ने मेरे डोमेन छीन लिया शायद। हम्म। अब वो कहती है कि तुम ओपिनियन दो, तो मैं इतना ज्यादा वो हो गया हूँ इन चीजों से कि मैंने कहा भाई ओपिनियन भी नहीं दूंगा, हाँ। मैं बता दूंगा हाँ ठीक है मैं ये समझता हूँ, ठीक है चलो सही है, कोई हाँ। मसला नहीं है, हाँ। लेकिन तुम करो, तुम्हारा हाँ। इशू है। तो ये हाँ। भी एक बहुत बड़ा एलिमेंट है कि हाँ। आपका बैकग्राउंड क्या है। बहुत दफा, हम्म। अच्छा इसमें दूसरी चीज भी हो सकती थी, मैं भी डोमिनेटिंग हो सकता था, क्या यार हम्म। ऐसे ही होता है। बहुत दफा लोग बोलते हैं ना कि बाप को देख के बोलते हैं यार ऐसा नहीं होना है या ऐसा होना है। और हाँ। बहुत दफा आप लोग चूज करते हो कि यार हाँ। मेरे अब्बा की बहुत सारी सलाहियतें ऐसे हैं जो मैं आपको पहले बताया ना कि मैं तो हम्म। कभी सोचता हूँ कि मैं तो इनको मैच भी नहीं कर सकता इन चीजों में। हम्म। वो इधर है, मैं इधर हूँ। हाँ। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैंने कहा यार ये कम से कम ऐसा नहीं होना चाहिए था। हाँ। हाँ। तो जो आपकी एक्सप्लेनेशन है उसके बारे में मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताता हूँ आपको, फिर मैं आपको उसको रिलेट करता हूँ विद द टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज टू। जब मैं बड़ा हो रहा था तो मैं अपनी दादी के पास, हम मेरे वालिद का अपना घर था, मेरे दादा का अपना घर था, रोज़ाना सलाम करने जाता था। मेरी दादी मेरे लिए मलाई थोड़ी सी रखती थी कि ये आएगा और खाएगा। और मैंने आपको बताया कि शुरू से ही अब्बा ने एक फ़िटनेस और अच्छी खुराक जो है ना उस पर बहुत फोकस रखा कि न्यूट्रिशन हैज़ टू बी गुड एंड यू हैव टू एक्सरसाइज। तो मेरी दादी उसी को रेसिप्रोकेट करती थी कि वो मलाई रखती थी, मलाई इज़ कंसिडर्ड कि वो हेल्दी चीज़ है हाँ तो हेल्दी है, खिलाती। स्ट्रांग है। हाँ। अच्छा, मैं दादी के पास जाता था तो मैं दादी से क्या बात करूँगा, राइट? तो दादी मुझे दिखाती थी वो कुछ कपड़े सी रही हैं अपने लिए, या मेरी कुछ कज़न्स छोटी बच्चियाँ थी उनके कुछ कपड़े सी रही हैं। तो मैंने रियलाइज़ किया कि जब मैं उनसे बहुत इंटरेस्ट लेके ये बात करता हूँ कि आपने ये चीज़ जो बनाई है बहुत अच्छी बनाई है, आप इसके अंदर जो कलर आपने यूज़ किया है ऐसा है। कभी मुझसे कहती थी जाओ इसके लिए बेल ले आओ, इसके लिए बटन ले आओ, तो मैं जाके लेकर आता था। तो जो मैं उनकी खुशी देखता था ना, तो आई फेल्ट लाइक कि दिस इज़ व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर रिकग्निशन। हर। उनके लिए ये अहम है। मैंने वहाँ से चीज़ को इम्प्लीमेंट करना शुरू किया अपनी बहन के साथ, अपनी खाला के साथ, अपनी अम्मा के साथ, कि मैं इनको शॉपिंग्स पे लेके जाता था और इंटरेस्ट डेवलप किया मैंने अपना कि जो चीज़ में ये खुश हो रहे हैं ना उसको मैं अहमियत देना शुरू करूँ। और अगर मुझसे ओपिनियन लें कि ये लो तो मैं लूँ भी, टू द पॉइंट कि मैं थोड़ा सा ख़वातीन के फ़ैशन को फॉलो भी करने लगा। उस वक्त एक अखबार जहाँ आता था, उसमें तस्वीरें होती थी ख़वातीन की किस तरह कपड़े पहने में। तो आई वुड स्टार्ट टेकिंग इंटरेस्ट ताकि ये मेरे इर्द गिर्द ख़वातीन है ना ये खुश रहें। अच्छा, मेरे वालिद ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए मेरे साथ जो मुझे अब रियलाइज़ होते हैं कि कितनी छोटी सिंपल बात उन्होंने मुझे सिखाई, बहुत हेल्प किया। तो मैंने ट्यूशन्स पढ़ाना शुरू की तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा हमेशा याद रखना, वी आर सराउंडेड बाय वुमेन। जब पैदा हुए थे ना तो नर्स एक औरत थी, जिसने पैदा किया था ना वो भी एक औरत थी। जब तुम्हें कुछ नहीं आता था तो सिखाने वाली टीचर वो भी एक औरत थी। अभी जो तुम इतने बड़े होकर तुरम खान बन के तो घूम रहे हो ना, अपने इर्द गिर्द जो औरतें हैं ना उनकी हमेशा रिस्पेक्ट करना। और रिस्पेक्ट ऐसे करो जैसे कि तुम अपनी माँ की रिस्पेक्ट करते हो, राइट? अब वो तुमसे उम्र में छोटी है, तुमसे उम्र में बड़ी है, राइट? इसी तरह से प्रोटेक्ट उसको ऐसी करो जैसे तुम अपनी बेटी को करते हो। हालांकि मेरी अल्लाह ने आज भी मुझे बेटी नहीं दी, मुझे नहीं मालूम, लेकिन आई अंडरस्टैंड बिकॉज मेरी बहन तो मेरे अब्बा की बेटी थी, मैंने देखा कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। इसी तरह से कहते थे सपोर्ट ऐसे करो जैसे अपनी बहन को सपोर्ट करते हो। सो ये जो तीन चीज़ें हैं ना कि किसी भी औरत को देखो तो उसकी इज्जत ऐसे करो जैसे अपनी माँ की करते हो, उसको प्रोटेक्ट ऐसे करो जैसे कि अपनी बहन को प्रोटेक्ट करते हो, अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करते हो, और उसको सपोर्ट ऐसे करो जैसे तुम अपनी बहन को सपोर्ट करते हो। दिस इज इनग्रेव्ड इन द वैल्यूज माई फादर गिव टू मी। तो मैंने ट्यूशन्स पढ़ाना शुरू की तो वो जो लड़कियाँ मेरे इर्द गिर्द थी जिनको मैं पढ़ाता था, ये तीन एलिमेंट उनके साथ शामिल थे। दादी के साथ जो रिलेशनशिप है उसमें यही हो रहा है कि इंटरेस्ट ले रहा हूँ मैं उस चीज़ के अंदर जो उनके लिए अहम है। टीम के अंदर भी ट्रस्ट ऐसे ही बिल्ड होता है। आप अगर गौर करें ना, मतलब लॉट ऑफ पीपल आर सरप्राइज कि मेरी बेगम के कपड़े सारे मैं खरीदता हूँ एंड शी इज़ वेरी प्राउडली वेयरिंग दोज, फ्लॉन्टिंग कि मेरे मियाँ ये लेकर आते हैं मेरे लिए। चूड़ी से लेकर, जूते से लेकर, मेकअप से लेकर हर चीज़ आई टेक इंटरेस्ट। लॉट टाइम आई डू ट्रेनिंग कि मैं खुद कपड़े पहनने का बहुत शौकीन हूँ, तो कुछ नहीं तो पॉकेट स्क्वायरी जो है मैच करता हूँ उनके साथ। इस वजह से नहीं कि हम कोई इंस्टाग्राम लाइव गुजारना चाहते हैं, इस वजह से बिकॉज आई कुड सी द हैप्पीनेस ऑन आवर फेस एंड इट मेक्स मी फील
आई एम डूइंग समथिंग फॉर हर विच मेक्स हर हैप्पी। टीम्स के अंदर ट्रस्ट भी ऐसे बिल्ड होता है। आप वो बात करें टीम से जिसमें टीम मेंबर्स का इंटरेस्ट हो। अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, आप देखें जो टीम मेंबर्स होते हैं उनको ये बात की खुशी होती है कि उनको रिकग्नाइज किया जाए और जो उनका काम है ना वो यूज़ हो। हमारे जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर कई ऐसे मॉड्यूल्स हैं जो बहुत पॉपुलर नहीं हैं। आई ट्राई टू अवॉइड मीटिंग दोज पीपल, क्योंकि जब उनको मैं ये बताऊं कि तुमने इतना अच्छा काम किया है लेकिन यू नो व्हाट, ओनली 10% ऑफ योर यूजर बेस इज यूजिंग दिस मॉड्यूल, तो उसका दिल टूट जाएगा। सही बात। तो ट्रस्ट कैसे बिल्ड होगा? ट्रस्ट ऐसे ही बिल्ड होगा कि मैं उनके फायदे की बात उनसे करूं, जिसमें उनको इंटरेस्ट हो उसके बारे में बात करूं, नॉट इन विच आई एम इंटरेस्टेड इन, राइट? तो टीम वर्क, ट्रस्ट, ये दो चीज़ें। और लास्ट चीज़ है ट्रांसपेरेंसी। कोई कन्फ्यूजन जो है ना नहीं होनी चाहिए। मुझे तो कोई कन्फ्यूजन नहीं थी, दादी से बात कर रहा हूँ बेलों के मुतालिक और बटन के मुतालिक, तो मुझे बिल्कुल कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि आई एम लूज इन माई लोफर्स और मतलब मैं कोई मतलब कुछ और मामला है मेरा। सही बात है, सही बात है। यहाँ तो यही इंटरेस्ट मसला इस होता है वजह ना। से हाँ, कि आपको खुशी है, एंड गोल ये है। एंड गोल है, सही बात है। टीम मेंबर्स के साथ भी ट्रांसपेरेंसी यही है कि अगर आप उनके साथ अच्छे से पेश आ रहे हैं और वो आपके साथ शुरू हो जाएं शहजाद भाई शहजाद भाई शहजाद भाई, तो आप उनको याद दिला दें कि भाई देखो ठीक है मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूँ, यू कैन कॉल मी शहजाद भाई, पर अपने घर के मसले मुझसे डिस्कस नहीं करो, बिकॉज आई एम नॉट योर फादर, आई एम नॉट योर ब्रदर, आई एम नॉट एनीबडी हु कैन हेल्प यू। आई एम हियर टू फैसिलिटेट यू, सपोर्ट यू, so that you can do a very good job at what we are doing right now. और जो भी डिसीजंस आप ले रहे हैं उसके बारे में उनसे बात करते रहें, उनको बताते रहें कि उनके लिए कोई सरप्राइज ना हो। चाहे उनको अच्छा लग रहा है चाहे उनको अच्छा नहीं लग रहा, डज नॉट मैटर। ट्रांसपेरेंसी इज की। मैं आपको बताता हूँ एक सेफ्टी सर्कल के बारे में अक्सर मैंने बात की है कि व्हेन यू बिल्ड अ सेफ्टी सर्कल देन पीपल इनसाइड दैट सर्कल आर वेरी प्रोडक्टिव। आज जिस बाजू पे बात करना चाहता हूँ मैं, वो बात यह है कि सर्कल तो बना लिया आपने, सेफ्टी सर्कल, ठीक है, टीम वर्क, ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट के थ्रू, लेकिन एक चीज़ मैंने सीखी फ्रॉम ह्यूमन बॉडी, हमें बुखार चढ़ता है। अगर आप सेल्यूलर लेवल पे जाके देखें कि सेल क्या करता है उस वक्त, आमतौर पे बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन के वक्त बिल्कुल आपको जो इम्यून सिस्टम इस तरह काम करता है। इम्यून सिस्टम ऐसा काम करता है। वो करता ही है कि उस सेल के अंदर जो भी वायरस आ गया, जो कि एक ऐसी बॉडी है जिसको जो बिलोंग नहीं करती वहाँ से, तो वो टेम्परेचर बढ़ाता है और ब्रेक करता है अपने आप को, एज अ सेल लेवल पे ब्रेक करता है अपने आप को, और सम हाउ फिगर आउट ये करता है कि जो ब्रेक हुआ हुआ मेरा सेल है ना, उसके अंदर वो बॉडी है जो कि वायरस है, और उसको जान खत्म हो जाती है उसमें, उसको किल कर देता है। तो सेफ्टी सर्कल में आपने ले तो लिया लोगों को, लेकिन पीपल दोज हु डू नॉट बिलोंग टू दैट सेफ्टी सर्कल, ऐसा भी तो होता है ना। अब उनको एलिमिनेट कैसे करेंगे आप? टेम्परेचर कैसे बढ़ाएंगे? उस सर्कल को ब्रेक कैसे करेंगे और अलग कैसे करेंगे? ये भी तो एक काम है ना। इंटरेस्टिंग, हाँ, राइट। तो लीडरशिप में इस बात की क्लैरिटी होना कि लीडर्स रिस्पॉन्सिबल लोगों के हैं, लोग काम के रिस्पॉन्सिबल हैं, और जो रिलेशनशिप है वो ट्रांजैक्शनल है, वो बिजनेस रिलेशनशिप है। सपोर्ट करना है आपने ताकि वो अच्छा सा काम कर सकें, लेकिन जो अच्छा काम नहीं कर पा रहे उनको आपने फैसिलिटेट किया, बट इवन इफ दे आर नॉट एबल टू डू दैट, you have to end that relationship just like the way your body does. अच्छा, हम चूँकि बहुत अरसे से काम कर रहे हैं और एक ख़ास जगह पे पहुँच गए, तो ऐसा भी होता है कि you have the capability to get me somewhere, but I want to be above that level. मैं आपको मिसाल इस तरह से लेता हूँ कि किसी ज़माने में, और ये बड़ी ज़बरदस्त थ्योरी थी, कि इंसान जो ना एक टीचर रखता था और वो टीचर किसी एक चीज़ का होता था। फॉर एग्जांपल आप पढ़ें हिस्ट्री ऑफ अल-बिरूनी, हिस्ट्री ऑफ ऑल ऑफ दी साइंटिस्ट जो दोज हैव रिटन हंड्रेड्स ऑफ बुक्स ऑन मैथमेटिक्स और साइंस और एस्ट्रोनॉमी। इनका ना कोई एक उस्ताद होता है, ये उस्ताद के पास जाते हैं, उससे सीखते हैं, और उसके बाद वो कहता है अब तुम्हारा
इल्म और मेरा इल्म बराबर हो गया है, अब तुम ऐसा करो, अब इसके पास चले जाओ, राइट? दैट मीन्स कि मैं तुम्हें इस लेवल पे ला सकता था, इससे ऊपर मैं नहीं ले जा सकता, मुझे अपनी कैपेबिलिटी का पता है। उसके पास वो जो है ना, मेरे पास नहीं, तुम वहाँ चले जाओ। पहले नहीं भेजता बिकॉज यू आर नॉट रेडी फॉर इट। इसी तरह से वहाँ पहुँचता है तो कहता है अब तुम्हारा मेरा लेवल बराबर हो गया, अब उसके पास चले जाओ, राइट? तो बिजनेसेस में भी ऐसे ही होता है। वो लोग जिन्होंने आपको ज्वाइन किया 20 साल पहले, ज़रूरी नहीं है हर आदमी वैसे ही ग्रो करे कि 20 साल बाद भी आपको उनकी ज़रूरत हो। तो या तो उन्होंने खुद फैसला करना होगा कि वो 20 साल बाद आपके साथ नहीं रहेंगे, सही है, या आपने फैसला करना होगा कि अब इनकी प्रोडक्टिविटी वो नहीं है जो हमें चाहिए, बिकॉज डायनामिक्स आर डिफरेंट, दे वर नॉट एबल टू अपडेट देमसेल्व्स, सो वी हैव टू एंड दैट रिलेशनशिप। तो आई नो कि जब हम बात करते हैं सेफ्टी सर्कल की, तो हर आदमी समझता है कि आपने उनका ठेका लिया हुआ है। आपका ठेका किसी ने नहीं लिया हुआ। जिस जीसस का आप वेट कर रहे हैं ना, वो कोई नहीं, वो आप खुद हैं। देयर इज नो सेवियर कमिंग टू सेव यू। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि बैलेंस ऑफ पावर वाली बात भी यही आती है ना, कि वो डायनामिक्स चेंज होते रहते हैं। बैलेंस ऑफ पावर पहले फॉर एग्जांपल हो सकता है आपने ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन किया, हो सकता है कि आप ही ओवर क्वालिफाइड हो गए आप उस पोजीशन के लिए, और उस जगह पे वो पोजीशन खाली नहीं है, डेफिनेटली यू हैव टू लीव। ठीक है, बहुत दफा जो ये बैलेंस ऑफ पावर वाली चीज मुझे याद आई, एक दफा सैलरी नेगोशिएशन हो रही थी हमारी, तो मैं एक छोटी कंपनी से जा रहा था बड़ी कंपनी में, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई हाउ मच हाइक आर यू एक्सपेक्टिंग, तो मैंने कहा 40% एटलीस्ट। उन्होंने कहा व्हाई, तो मैंने कहा शायद मैंने अंडर आस्क कर लिया, तो मैंने कहा डिड आई आस्क फॉर लेस, मैंने यू आस्क फॉर टू मच, इवन 5% विल मेक द कट। तो मैंने कहा व्हाई, तो मैंने बैलेंस ऑफ पावर पता क्या होती है, तो उन्होंने मुझे समझाया था कि ये मेक और ब्रेक सिचुएशन है तुम्हारे लिए, और ये तुम्हारी लाइफ चेंजिंग मोमेंट है तुम्हारा, कि अगर तुम्हें मैं सेम सैलरी पे भी लूँ ना, तो तुम्हें ना नहीं करनी चाहिए। अच्छा, उस वक्त तो जाहिर है आप डेस्परेट होते हैं, आप बोलते हैं यार सही कह रहे हैं जो भी कह रहे हैं भाई, क्योंकि आपकी बैलेंस ऑफ पावर आपको पता नहीं है। जी। तो आप एक्सेप्ट करो उस चीज को। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम एक्सेप्ट नहीं करते, एक्सपेक्ट बहुत करते हैं कि भाई ये हो जाएगा। बैलेंस ऑफ पावर का मुझे अभी याद आया एक लतीफा, शायद आपने सुना कि वोटिंग हो रही होती है कि भाई नानी के जाना है दादी के जाना है, तो बच्चे जोरों शोर से बोलते हैं दादी के चलेंगे, दादी के चलेंगे। तो इतनी देर में वोटिंग होती है, आपका बोलता है चलो सही है हम दादी के चलेंगे। सुबह उठते हैं तो अम्मी नहा के बाहर निकल के बाल साफ कर रही होती हैं और बोलती हैं उठो बेटा बच्चों नानी के चलना है। तो बोलते हैं कि नानी क्या हम दादी के नहीं जा रहे थे। एक दफा अब्बा की तरफ देखते हैं और अब्बा अपना अखबार उठा के सामने रख लेते हैं। तो बोलता है उस रात हमें अंदाजा हुआ कि असल जो डिसीजन होते हैं वो बंद कमरों के पीछे होते हैं, बंद दरवाजों के पीछे होते हैं। और बैलेंस ऑफ पावर का है यू नेवर नो, आपके पास नहीं हो बैलेंस ऑफ पावर, सो यू नीड टू एक्सेप्ट। ये लतीफा है बड़ा लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन पे भी लागू होता है। गेट कीपर्स कौन है, डिसीजन मेकर्स कौन है, अल्टीरियर मोटिव्स क्या हैं, आपके कौन से पर्सनल इंटरेस्ट प्रोफेशनल इंटरेस्ट से कहाँ मैच कर रहे हैं, यू नेवर नो। तो जैसे ये मैंने सैलरी की बात की, मेरा पर्सनल इंटरेस्ट ये था कि आई नीड टू बी इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। उसका ये था मेरे पास 1000 और खड़े हैं, सही मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ, सेम पे आना चाहोगे पैसा ले लेना। अब आपको बताता हूँ बिल्कुल रिलेटेबल एक चीज जो कि प्रोफेशनल लाइफ में अभी हुई, इसी हफ्ते हुई, कि वर्क फ्रॉम होम के बारे में बहुत डिस्कशन हुआ कि वर्क फ्रॉम होम हमें ख़त्म कर देना चाहिए। अब उसमें लोगों को चीज़ पसंद नहीं आई और बहुत अच्छे परफॉर्मर्स भी हैं जो कि आउट ऑफ पाकिस्तान हैं एंड दे वांटेड अस कि हम उनको रिटेन करें। तो एक साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे बहुत लंबी चौड़ी तमीज़ बांधी और 15-20 मिनट तक बोलते रहे कि व्हाई दिस डिसीजन इज रॉन्ग, कि वर्क फ्रॉम होम जो है वो आपको रखना चाहिए कंटिन्यू, बिकॉज़ ऑफ कोर्स वो लोग से बाहर जा चुके हैं, उसको एलिमिनेट कर हम उसको खत्म करना चाहते हैं बिकॉज़ हम एक कल्चर क्रिएट करना चाहते हैं, एक्साइटमेंट का, पैशन का, एंड वी वुड लाइक टीम्स टू थ्राइव एंड इनोवेट टुगेदर, राइट। तो मैंने उनसे कहा कि भाई मैं जो है ना तुम्हें सिर्फ कन्वे कर रहा हूँ चीज़, एक मैसेज, मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि ये सही और गलत है या मैं इससे एग्री करता हूँ या नहीं करता, मैं तुम्हें कन्वे कर रहा हूँ मैसेज कि दिस इज व्हाट इज डिसाइडेड। तो उन्होंने कहा मैं इतनी लंबी चौड़ी तकरीर की इसको कोई फायदा नहीं। पूछा थोड़ी था आपसे, आपको बताया था। हाँ, तो मैंने उनसे एग्जैक्टली उनसे ये जुमला बोला, मैंने आपसे पूछा नहीं था, मैंने आपको बताया था। मैंने कहा देखिए मैं तो बहुत घरों में जाता हूँ जिसमें पाकिस्तान को सही करने पे बहुत डिबेट हो रही होती है
ये क्या सही हो रहा है? तो मुझे हंसी आती है उन सारे लोगों के ऊपर, कभी इसमें खवातीन भी शामिल होती हैं, और जिस तरह से लड़ाइयाँ हो रही होती हैं आपस में खानदानों में, कि ये किस दिमाग के लोग हैं, इनको नहीं समझ में आ रही बात कि डिसीजन कहाँ होगा और इनकी जो एनर्जी है वो कहाँ वेस्ट हो रही है, राइट? तो अपनी जगह पता होना बड़ा जरूरी है, ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है, ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। आपको समझ में चीज आती है, अच्छी बात है, नहीं आती कोई बात नहीं, समझ ही जाएंगे, राइट? हाँ, ये जरूर है कि इसका मकसद ना किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं होता। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि रिलेशनशिप्स क्या हैं, बिजनेसेस आपका ठेका नहीं ले रहे, बिजनेसेस आपकी केयर कर रहे हैं ताकि आप बिजनेस की केयर कर सकें। एज लॉन्ग एज बिजनेस थ्राइव करेगा तो चीजें अच्छी चलती रहेंगी। इकोसिस्टम, राइट? एंड दिस इज एग्जैक्टली हाउ योर पर्सनल लाइफ इज। आप अपने अम्मा अब्बा के साथ नाफरमानी करके दिखाएं, आप उनके बुरे हो जाएंगे। बिल्कुल। आप अपने बच्चों के साथ बदतमीजी से पेश आएं, जब उनके पास ताकत होगी वो भी आपसे बदतमीजी पेश आएंगे। आप अपने दोस्तों से मोहब्बत से मिलना छोड़ दें वो आपको भूल जाएंगे, नए दोस्त बना लेंगे। आप अपनी बेगम की केयर करना छोड़ दें वो आप ही केयर करना छोड़ देंगे। तो द पॉइंट ये कि देखिए, तमाम जो रिलेशनशिप्स है ना, उसकी नीड्स, उसकी बेसिस जो है वो नीड्स है। जब हम टीम की बात करते हैं तो टीम की नीड है, इसी वजह से टीम वर्क हो रहा है, ठीक है? अगर हम बिजनेस की बात करें, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप की बात करें, तो ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है। नीड आपकी है कि आपको पैसे चाहिए, बिजनेस की भी नीड यही है कि उसको पैसे चाहिए। आप सर्विसेज के बेचने में कर रहे हैं, वो आपको पैसे देकर आपसे आपकी सर्विसेज ले रहा है। पर्सनल रिलेशनशिप में भी ऐसा ही है, हस्बैंड वाइफ में आपस में नीड्स हैं, अम्मा अब्बा से भी नीड्स हैं, बच्चों से भी नीड्स हैं। आपका ऐसा कब होता है कि आपके वालिदैन की आप नाफरमानी करें और आपकी तारीफ़ें करें? ऐसा कब होता है कि आपके बच्चों के साथ आप बदतमीज़ी से पेश आएँ और बच्चे जब बड़े हों तो आपके साथ बदतमीज़ी से पेश ना आएँ? आप अपनी बेगम का ख्याल रखना छोड़ दें तो वो आपके साथ ख्याल रखना छोड़ देती हैं, राइट? बिकॉज रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि तमाम जो रिलेशनशिप्स है ना, उसकी बेसिस है नीड। नीड पे आप फोकस रखें और नीड को रखें बीच में। आप चाहते हैं कि एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप अच्छा रहे, एम्प्लॉय की नज़र अगर नहीं है कि एम्प्लॉयर की नीड क्या है, मुझसे क्या एक्सपेक्ट करता है, तो रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा। सही बात। तो लो परफॉर्मर अगर है कोई, अगर अपनी टीम में अच्छा काम नहीं कर रहा, आप उसको एक हद तक सपोर्ट कर सकते हैं, उसके बाद यू हैव टू पार्ट वेज। तो सेफ्टी सर्कल में सिर्फ वो लोग हैं जो उस रिलेशनशिप को समझते हैं, उस रिलेशन की नीड को समझते हैं। नीड नहीं रहेगी, रिलेशनशिप नहीं रहेगा। So कोई सा भी रिलेशनशिप नहीं रहेगा। is this what you mean when you say track it to prove it? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। इसी वजह से कहता हूँ मैं ट्रैक इट टू प्रूव इट कि ये जो गट फीलिंग्स है ना, ये तो इंस्टिंक्ट्स हैं। जैसे माशाल्लाह से आपने बताया आपकी बेगम की बड़ी अच्छी गट फीलिंग है। ख़वातीन को वैसे भी अल्लाह ताला ने बहुत सारी सलाहियतें दी हैं। दिस इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गर थिंग्स दे हैव इंस्टिंक्ट्स, वेरी स्ट्रॉन्ग इंस्टिंक्ट्स। तो आदमी जो है ना वो हमेशा लॉजिकली पढ़ा हुआ होता है कि उसको प्रॉब्लम सॉल्व करने सब कुछ है। ख़वातीन के अंदर अल्लाह ने बहुत सारी सलाहियतें दी हैं, उसमें से एक सलाहियत भी है कि बड़े जो है ना उनके इंस्टिंक्ट्स बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। सो व्हेन आई से ट्रैक इट टू प्रूव इट, देखिए अप्रेजल्स जो है ना, या ईयरली एवेल्यूएशन, क्वार्टरली एवेल्यूएशन, या इस बात का सरप्राइज होना कि मुझे निकाल क्यों दिया, इसकी रीज़न है यू आर नॉट ट्रैकिंग इट एंड यू कैन प्रूव इट। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल सी मिसाल है कि मैं अगर आपको क्लेम करता हूँ कि मेरा कद 6 फुट है, अगर आप मुझे किसी से कंपेयर ना करें तो आप प्रूव ही नहीं कर सकते। आपका दो चॉइसेस होंगी, आप बोलेंगे आपके पास मैं 6 फुट का हूँ भाई और आप 5 फुट 6 इंच के हैं या 7 इंच के हैं, क्योंकि मैं 6 फुट का हूँ तो मैं आगे से क्लेम ये कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ आप 8 फुट के हैं सर, मैं हूँ 6 फुट का। तो हम क्या करेंगे, एक कॉमन चीज़ लेकर आएंगे जिसपे मैं और आप अग्री करते हैं। हम कहेंगे लेट्स ब्रिंग इंच टेप, लेट्स ब्रिंग दैट स्केल जिसपे मैं और तुम अग्री करते हैं, और आप मार्क करो और निशान लगाओ और मेजर कर लो, फिर आप कह सकते हैं कि आप 6 फुट के हैं या 5 फुट 7 इंच के हैं। सो व्हेन यू ट्रैक इट टू प्रूव इट, उसकी रीज़न क्या है, आप बार सेट कर लें अपने मैनेजर के साथ, मैनेजर अपने मैनेजर के साथ, वो मैनेजर अपनी कंपनी के ओनर्स के साथ, कि भाई मुझे बताओ सक्सेस क्राइटेरिया क्या है,
वी ऑल आर वर्किंग टूवर्ड्स दिस क्राइटेरिया, और अपने आप को ट्रैक करो। रियलिस्टिक, आ गई बात ट्रांसपेरेंसी की, आ गई बात ट्रस्ट की, आ गई बात टीम वर्क की। सक्सेस जो है वो तो साइंस है, सही बात, यू विल बी सक्सेसफुल, ये तो बाय प्रोडक्ट है। बाय प्रोडक्ट है। मुझे बड़ा ज़बरदस्त जुमला लगता है कि श्योर वे ऑफ सक्सेस इज डूइंग द राइट थिंग। आप सिर्फ सही काम कर लें, सक्सेसफुल है। सही बात है। इसमें इसको कंक्लूड करेंगे, ये भी डेफिनेटली बहुत लंबी कॉन्वर्सेशन है। काफ़ी सारी चीज़ें जो हमने डिस्कस की ना, ये इसका कहीं ना कहीं डॉट्स कनेक्ट कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट से, क्योंकि एनवायरनमेंट बड़ा कम्पिटिटिव होता जा रहा है। अभी रिसेंटली मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की, फिर समझाया भी एक बच्चे को। हमारे एडिटर्स हैं कुछ, सही है। अब एक एडिटिंग पीस मेरे पास बहुत ज़बरदस्त आया, एक मेरा एक और एडिटर है जो बहुत ज़बरदस्त काम करता है, तो मैंने उस पुराने एडिटर को नए एडिटर का काम भेजा। मैंने कहा यार ये चेक करो कितना ज़बरदस्त है। अच्छा, मेरा जो मकसद था वो ये था, अल्लाह का शुक्र है वो क्लिक कर गया कि यार देखो और भी कितना बेहतर काम हो सकता है। उस बच्चे ने देखा, उसके बाद जो उसकी अपनी रेटिंग मेरे पास आनी थी ना, वो काफ़ी इम्प्रूव्ड आई। मतलब जो काम करता था नॉर्मली, जो उसका बेंचमार्क था वो हाई था। मुझे याद नहीं रहा कि क्या हुआ है पीछे, लेकिन कुछ लोगों ने देखा, बोला यार ये कुछ डिफरेंट है तुम्हारे कुछ पिछले टीजर से, कुछ ऐसी चीज़ों से। अच्छा, मैंने भी देखा, मैंने कहा यार ये कुछ तूने डिफरेंट किया है, क्या किया है, इस तरह काम कर, थोड़ा सा उठा गेम को। तो उसने कहा यार आपने जो वो भेजा मुझे, तो मैंने उसको एनालाइज़ किया कि क्या सीन है, कैसे है वो इस पे खेल रहा है, मैं इस पे कैसे खेल सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। देन आई ट्राइड, और मैं उसी वक्त काम पे लग गया, और मैंने कहा लेट्स डू बेटर देन दिस, या लेट्स डू बेटर देन माई प्रीवियस वर्क। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। तो मैंने कहा यार ये तो बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि आपने बिल्कुल सही किया ना कि एक होता है रश्क और एक होता है जेलसी। उसने रश किया, उसने बड़ी तारीफ़ की उस काम की कि यार ये बड़ा ज़बरदस्त काम हुआ हुआ है फात भाई, और वो काम देख के मैं बैठ गया। मैंने कहा यार इससे बेहतर करके दिखाते हैं। तो मैंने कहा देखो कंपटीशन क्या कुछ करवा सकता है बिल्कुल आपसे, ऐसे ही। इसीलिए कंपटीशन लाइफ में बड़ा ज़रूरी होता है, इसलिए इंडस्ट्रीज प्रॉस्पर करती हैं, इसलिए टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है कि आपको सिर्फ ये देखना है कि क्या बेहतर चल रहा है, आप उससे बेहतर कैसे कर सकते हो। ये नहीं कि उसकी ईंटें गिरा के मतलब उसकी इमारत गिरा के अपनी इमारत खड़ी कर लो। तुम ये भी कह सकते थे कि अरे फात भाई बेकार है, ऐसा कुछ नहीं है, इसने ये यूज़ किया हुआ, इसने AI यूज़ किया हुआ है। तुमने ऐसा कुछ नहीं कहा, विच वॉज वेरी गुड। और यहाँ पे एक ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी क्रिएट हो जाती है कि यार आई हैव गॉट द राइट पीपल टू वर्क विद। बिल्कुल ऐसे तो ही है। कंपटीशन तो आपको फ्यूल करता है बिल्कुल बेसिकली। ऐसे ही है। आप सही कह रहे हैं, हेल्दी कंपटीशन इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। और टीम्स है ना, उसमें जो लीड्स हैं वो अगर अपने से बेहतर टीम मेंबर को लेकर नहीं आएंगे तो उनका गेम कभी भी इम्प्रूव नहीं होगा। आई ऑलवेज शो दिस विजुअली टू पीपल कि ये जो लोगों को अपलिफ्ट करना है, हाउ इट अपलिफ्ट्स यू। तो जब भी गैदरिंग में लोग बैठे होते हैं तो मैं उनको कहता हूँ कि कभी किसी इंसान को ना नीचा दिखाने के लिए धक्का दो उसको नीचे, वर्सेस किसी इंसान को कद उसका बढ़ाने के लिए ऐसे उठाओ। तो तुम खुद देखोगे कि तुम्हारा पॉस्चर जो है ना वो बढ़ जाता है या तुम्हारा स्टैचर नीचे चला जाता है। व्हाट डू यू वांट टू डू? यू वांट टू अपलिफ्ट पीपल बिकॉज दिस इज ऑटोमेटिकली गोना लिफ्ट यू, और यू वांट टू पुश पीपल डाउन बिकॉज दैट्स गोना ब्रिंग यू डाउन? व्हाट डू यू वांट टू डू? चॉइस इज योर्स। यार बड़ी पावरफुल बात की आपने। अभी कुछ दिन पहले मैं पढ़ रहा था, मुझे वो याद आ गई। वो कुछ आप बातें करते हैं ना तो रिलेट कर लेता हूँ मैं। पर्सपेक्टिव चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इन्फॉर्मेशन में आप कमरे में घुसे, एक एस्ट्रोनॉमर बैठा हुआ है, उसने कहा कि भाई बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, और बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज में भी अभी हर 2 सेकंड में ट्रिलियंस चेंजेस आ रहे हैं, और सही है, इट्स कॉन्स्टेंट मोशन। ठीक है, तो आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। अब कमरे से बाहर जाके 2 चीज़ हो सकती हैं, या आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, अब आप दूसरों को बताएंगे कि यार मैंने ये सीखा, ये सीखा, ये सीखा। दूसरी चीज़ है, आपको इतनी रियलाइजेशन हो गई कि आपने कमरे से बाहर निकल के सोचा कि यार मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मतलब दुनिया तो बहुत बड़ी है, मैं तो खामा खा इतना परेशान होता रहता हूँ। तो ये पर्सपेक्टिव है, ये अवेयरनेस है। वो जो मैंने बुक आपको बताया ना, डिमेलो की अवेयरनेस थी, उसमें पढ़ा था मैंने अच्छा। कि अवेयरनेस और इन्फॉर्मेशन में ये फ़र्क होता है कि जब आप कोई बात करते हैं ना तो आपका पर्सपेक्टिव पैराडाइम शिफ्ट आता है, तो आपके अंदर एक अच्छाई आती है। तो यही कंपटीशन देख के कि यार, वही मैं अक्सर लोगों को, जब कोई सेल्स की कोई मीटिंग होती है, कुछ ऐसी बात हो रही है, तो लोग सेल्स के बारे में मुझसे पूछते हैं, या कोई कंसल्टेंसी कॉल होती है, तो मैं उनसे यही बोलता हूँ कि भाई 2 ही तरह के लोग हैं। लाल जूता किसी ने बनाया और कहा भाई सेल्स वालों को दौड़ा दिया। तो उन्होंने कहा, एक बंदा आया बोलता है यार बेकार, कोई पहनता ही नहीं है लाल जूता,
मतलब इन लोगों को तमीज़ नहीं है, मार्केट तो चेक कर लें, रिसर्च तो कर लें क्या है। मतलब इतनी देर में दूसरा सेल्स का बंदा आता है, बोलता है यार आज आई हैड मतलब अमेजिंग डे और मैंने तकरीबन 20 जोड़ी बेच दी। मतलब कैसे बेच दी भाई तूने, कोई पहनता ही नहीं है। मतलब दैट्स द पॉइंट, कोई पहनता ही नहीं है। किसी के पास है ही नहीं। 0 से लेके 20 पे क्या मसला है? अगर साले पहले 100 या 1000 होते तो उसको 120 या 1020 करना मुश्किल होता। बिल्कुल सही बात है। ये तो क्लियर गेम था। तो ये तो पर्सपेक्टिव, ये है Perspective की बात। अवेयरनेस के यार हाँ। चलो क्या कर सकते हैं। हाँ, तो ये बातें बेसिकली मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि शहजाद भाई या इन जैसे जितने भी लोगों को सुनने का मकसद ही है कि आई केयरफुली चूज द पीपल हुम आई लिसन टू। क्योंकि मुझे तो अपनी लाइफ में जितनी भी डेवलपमेंट आई हैं वो पर्सपेक्टिव चेंज करके, पैराडाइम शिफ्ट चेंज करके आई हैं। कंटेंट का जो काम है वो बेसिकली वैल्यू क्रिएट करना है, किसी की लाइफ चेंज करना है। सो थैंक यू वेरी मच अगेन। और ये लास्ट में मैंने इसलिए इसको इंसर्ट किया कि दिस इज़ हाउ दिस इज़ वाई आई लव दिस कॉन्वर्सेशन एंड दिस इज़ वाई आई वांट यू टू बी हियर अगेन एंड अगेन। क्योंकि कुछ भी हम छोटी मोटी बातें करते हैं, कहीं ना कहीं ना पूरा वो 1.5-2 घंटे का पॉडकास्ट बन सकता है, छोटी छोटी सही। चीज़ें। सही। और आपने जो ख़ास तौर पे जो फेमिनिज्म वाली बात की, आई टोटली एग्री विद दैट। मेरा ख्याल से अगर इस सेंचुरी का सबसे बड़ा सब कॉन्टिनेंट का कोई फेमिनिस्ट है तो जाकिर खान है। अगर आपने उसको सुना है वो भी इस तरह की बातें करता है और वो कहीं से फेमिनिस्ट नहीं है, कहीं से फेमिनिन क्वालिटीज नहीं है, वो भी बात यही करता है कि उनके लेवल पे आके उनसे बात करो, आपको पता चलेगा कि कितना वो है। मतलब मैं अगर बेगम के बारे में सोचता हूँ कभी कि यार ये क्यों इतना सोचती है, तो अब मैंने भी उसी की वजह से, उसकी बातों की वजह से थोड़ा सा इस तरफ सोचना शुरू किया है। एंड सेम इज़ द केस विद यू कि दादी से बात करना दादी के लिए बहुत अमेजिंग चीज़ है कि यार ये मेरी चीज़ों में इंटरेस्ट ले रहा है। एक तो दादी, मतलब आप उनकी 3rd जनरेशन है, ऊपर से फीमेल भी है, उस वक्त इंसान को और रिकग्निशन चाहिए होती है, तो इससे बेहतर क्या चीज़ है। बिल्कुल। सो फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है किसी जज़ाकल्लाह अगले खैर। एपिसोड में। अगली कुछ चीज़ों के साथ हम बीच में कोशिश करेंगे कि हम मिलें और कुछ डिग आउट करें। जब तक के लिए मुझे और शहजाद भाई को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।